हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बीजीएस क्लासेस पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास की सीरीज, जहाँ पे किसी भी वनडे इन कंपटीशन एग्जाम के लिए हम इतिहास को पढ़ेंगे और यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम जाते हैं इतिहास। हिस्ट्री का अध्ययन किसको है? हिस्ट्री यानी अतीत का अध्ययन, जो समय बीत चुका है। बीते हुए समय के कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जब हम पढ़ते हैं उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं, यानी अतीत का अध्ययन। हिस्ट्री के जो जनक है उनका नाम है हेरोडोटस, यानी ह से हिस्ट्री और ह से हेरोडोटस। तो हिस्ट्री के जो जनक है उनका नाम है हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक का नाम है हेरोडोटस। क्योंकि हिस्ट्री के बारे में या इतिहास के बारे में हमें कुछ चीजों से पता चलता है, तो कुछ पुरातात्विक चीजों से पता चलता है। तो उस क्रम में हमारे पुरातत्व के जो जनक है वो है ब्रूस। इनका पूरा नाम शायद रॉबर्ट ब्रूस है, पर आप इतना ही याद रखिए इनका नाम ब्रूस है। ब्रूस। और भारतीय पुरातत्व के जनक जो है वो है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जो जनक है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। यदि हम बात करते हैं कि पुरातत्व म्यूजियम कहाँ कहाँ पर है, कि पुरातत्विक जो भी सामान मिलते हैं उन्हें रखने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो यदि हम पुरातत्विक म्यूजियम की बात करते हैं तो पूरे विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारा पुरातात्विक म्यूजियम है वह है कोपनहेगन में। और भारत में जो पुरातात्विक म्यूजियम है वह है भोपाल में। वो कहाँ पे है? भोपाल में है, जो कि भारतीय मानव संग्रहालय जो हमारे थी है उसके अंतर्गत आता है। भोपाल में हमारा पुरातात्विक म्यूजियम। यदि हम इतिहास के वर्गीकरण को बात करें तो इतिहास का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। थॉमस ने इसका जो वर्गीकरण है युगों के मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर किया, यानी जिस युग में जो चीज मिली है उसके आधार पर थॉमस ने उसका वर्गीकरण किया। जैसे यदि हम बात करते हैं तो भी हम उसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ब्रूस ने इसको लिखित आधारों पर वर्गीकरण किया है। तो ब्रूस ने इसको लिखित आधारों पर वर्गीकरण किया है, जबकि थॉमस ने युगों की जो मिलने वाली वस्तुएं हैं उसके आधार पर वर्गीकरण थॉमस ने किया है। लिखित जो आधार है उसके जो वर्गीकरण है वो ब्रूस ने किया है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है और पुरातत्व के जो जनक है वो ब्रूस है। यदि हम पुरातत्व म्यूजियम की बात कर लें तो विश्व लेवल पे यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो पुरातत्व म्यूजियम है वो कोपनहेगन में है, और भारत में जो पुरातत्व म्यूजियम है वो भोपाल में है, जो हमारे भारतीय मानव संग्रहालय के अंतर्गत आता है। तो हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रूस ने इसे जो लिखित आधारों पर इसका जो वर्गीकरण किया है ब्रूस ने, वो इसे लिखित आधारों पर तीन भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तीन भागों में इसको बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक में। प्रागैतिहासिक में हुए हैं जिनमें कुछ लिखा ही नहीं गया। प्रागैतिहासिक में हुआ है जिनमें कुछ लिखा ही नहीं है, यानी इसमें कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं। तो प्रागैतिहासिक में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। आदिऐतिहासिक में लिखा तो गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं है, यानी आदिऐतिहासिक काल में ऐसी भाषा का उपयोग करके लिखा गया है जो इस समय के किसी भी भाषा से मैच नहीं करती, और आज तक अभी तक आदिऐतिहासिक में जो कुछ भी लिखा गया उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और इसे पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और इसे पढ़ा ही गया है। प्रागैतिहासिक काल को इसे आदिमानव का काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को इसे आदिमानव का काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? आदिमानव का काल कहा जाता है। इस समय जो सबसे ज्यादा था वो था पत्थर का। प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे ज्यादा था वो था औजार के
औजार के रूप में या किसी भी चीज के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था हमारा पत्थर, जिसे हम कहते हैं पाषाण। पत्थर को हम क्या कहते हैं? पाषाण। पत्थर को हम क्या कहते हैं? पाषाण। और इसी प्रागैतिहासिक काल के ही एकदम अंतिम चरण में हमें तांबे की खोज मिल जाती है। यहाँ पे हमें तांबे की खोज मिल जाती है, इसीलिए इसे तांबा युगीन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? तो तांबा युगीन भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक के अंत में हमें कांसा की खोज हो जाती है। यहाँ पे किसकी खोज हो जाती है? कांसा की, इसीलिए इसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल में हमारा लोहे की खोज हो जाती है, इसीलिए इसे लोह युगीन भी कहा जाता है। जिस यानी जो धातुएं मिली है इसके आधार पर किसने वर्गीकरण किया इतिहास में? थॉमस ने। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें तांबा मिला, आद्य ऐतिहासिक काल में हमें कांसा मिला, ऐतिहासिक काल में हमें लोहा मिला। प्रागैतिहासिक काल में कुछ लिखा ही नहीं गया है, आद्य ऐतिहासिक काल में ऐसा लिखा है जो अभी तक पढ़ा ही नहीं गया, और ऐतिहासिक काल में जो लिखा गया उसे पढ़ा भी गया है। अब बात करते हैं मानव। आगे प्रागैतिहासिक काल में मानव तो आदि मानव था। चलो उस टाइम उसे केवल इधर उधर घूमना, पेट पालना, बस यही सब उसके पास काम था। कहने का मतलब उसका एकदम खाना बदोश जीवन था, केवल खाना के लिए। वो पूरी तरह शिकार पे आधारित थे उस टाइम। तो मानव जात के लिए हम पालने की बात करें कि मानव जात को किसने पाला, तो मानव जात को पालने वाला अफ्रीका। बात करते हैं अफ्रीका। मानव जात को पालने वाला कौन है? अफ्रीका। मानव जात को अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां उसको मानव जाति का पालना कहा जाता है। लेकिन मानव की जो सभ्यता है, मानव की जो सभ्यता है इसका पालना में एशिया को कहते हैं। मानव की जो सभ्यता है, सभ्यता का जो पालना है वो हमें एशिया को कहते हैं। मानव सभ्यता की जो पालना है वो हम एशिया को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? तो एशिया को। तो प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं पर उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं जिन्हें पढ़ा भी गया। प्रागैतिहासिक काल में तांबे की खोज हो गई, पत्थर उस समय से हम पाषाण भी कहते हैं, और इस तरह प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं, और इसी में कांसे की खोज हो गई, इसीलिए इसे कांसा युगीन भी कहते हैं। फिर ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, पढ़ा भी गया, और इसमें लोहे की खोज, इसीलिए इसे लोह युगीन भी कहते हैं। मानव जात के जो पालना है वो अफ्रीका को कहा जाता है, लेकिन मानव की जो सभ्यता है इसको पालना एशिया को कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल में पत्थर की खोज हुई थी जिसे हम पाषाण भी कहते हैं, तो इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है, यानी पाषाण काल में 4 अलग अलग काल है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इन 4 पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। यदि हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल में जो आदिमानव थे वो टोटली खाना दोस्त थे, यानी इन्हें केवल खाने से मतलब था, केवल 2 टाइम का इनको खाना से मतलब था कि 2 टाइम का खाना बस मिल जाए। यानी टोटली पूरा पाषाण काल में जो आदिमानव थे केवल खाना दोस्त थे, केवल खाना के वास्ते दोस्त थे, यानी इनका जीवन कैसा था? तो खाना दोस्त जीवन था। ऐतिहासिक काल या पाषाण काल की हम बात करें तो 20,000 साल से 20,000 साल से 7,000 साल, 20 जो पाषाण काल है ये जो 20 लाख साल से 7,000 साल पहले तक था। ये कहा था कि 20 लाख साल से 20 लाख साल से 20 लाख साल से 7,000 साल पाषाण का टोटल 20 लाख साल से 7,000 साल तक चला। इस समय जो मानव का जीवन था टोटली खानाबदोश जीवन था, यानी केवल खाना पे निर्भर था, और कोई भी जैसे भौतिक
कोई लालच नहीं, केवल खाना चाहिए था। यानी ये केवल क्या थे, खाद्य संग्राहक थे। क्या थे, तो खाद्य संग्राहक। खाना जुटाने के लिए फल फूल के साथ ही जानवरों का भी शिकार करते थे। क्या करते थे, जानवरों का भी शिकार करते थे, जिसके लिए इन्हें शिकारी भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था, शिकारी। जानवरों का भी शिकार करते हैं, शिकारी। लेकिन शिकारी की और नाम देता आखेटक, यानी जानवरों का शिकार करने वाला आखेटक। क्या नाम है, आखेटक। ये जानवरों का भी शिकार करते थे। इन्होंने पूरा पासार करने की सबसे बढ़िया चीज आग की खोज कर दी। आग की खोज कैसे हुई, तो एक बार कुछ लोगों के बीच झगड़ा चल रहा था। उस झगड़े में ही आपस में जब पत्थरबाजी हुई तो दो पत्थरों के टकराने की वजह से उनमें चिंगारियां उत्पन्न हो गई। तो जिससे इनको पता चल गया कि यदि दो पत्थर को हम टकराते हैं कुछ चिंगारी मिलेगी। बहुत दिनों तक इन्होंने फिर दोबारा कोशिश की कि पत्थर टकराने से जो चिंगारी मिले उससे हम आग जला लें, लेकिन कुछ दिनों तक ट्राई किया लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर एक दिन कुछ सूखी पत्तियां थी, वहां भी जब इन्होंने ट्राई किया तो चिंगारी निकलते ही उसने सूखी पत्तियों को पकड़ लिया और जहां से इन्होंने आग को जलाए रखा। तो इन्होंने सबसे पहली खोज पूरा पाषाण काल में कर दी थी, आग की। तो इन्होंने आग की खोज किसमें कर दी थी, पूरा पाषाण काल में। इन्होंने पूरा पाषाण काल से चित्रकारी बहुत हो गई थी, चित्रकारी की भी खोज कर दी थी। इन्होंने इसकी आग और चित्रकारी की खोज कर दी थी। इन्होंने जो सबसे पहला चित्रकारी लिखा है, किया है, वो किया है भीमबेटका। कहाँ, भीमबेटका। भीमबेटका जो कहा है मध्य प्रदेश का है, एमपी के रायसेन जिले, एमपी के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिलों में इन्होंने सबसे पहले चित्रकारी की है भीमबेटका। भीमबेटका यानी इन्होंने पूरा पाषाण काल में ही दो चीजें, आग और चित्रकारी की खोज कर दी है। अब हम आ जाते हैं, इस समय जो औजार उपयोग करते थे जानवरों को मारने के लिए वो बड़े बड़े पत्थरों के होते थे। बड़े बड़े पत्थरों के भाले, खुरपी, यानी हर एक चीज बड़े बड़े पत्थरों के होते थे। अब हम आगे आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में। तो जो पूरा पाषाण काल में जो बड़े बड़े पत्थरों के औजार यूज किए जाते थे, मध्य पाषाण काल आते आते वो छोटे छोटे पत्थरों के होने लगे, यानी छोटे छोटे होने लगे, नुकीले होने लगे, धारदार औजार होने लगे। तो मतलब इनमें इन्होंने माइक्रोलिथ, पत्थर को जो इंग्लिश में कहते हैं लिथ कहते हैं, और छोटे करने लगे माइक्रो। तो मध्य पाषाण काल में इन्होंने माइक्रोलिथ यानी औजार छोटे कर दिए, माइक्रोलिथ औजार कर दिए। और मध्यकाल से ही इन्होंने अंतिम संस्कार अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि कार्यक्रम का स्टार्ट शुरू किया था। मध्यकाल से इन्होंने अंतिम संस्कार का जो काम शुरू किया था। मध्यकाल से इन्होंने अंतिम संस्कार शुरू किया था। क्या, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार जिसको क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको अन्त्येष्टि कार्यक्रम। क्या बोलते हैं, अन्त्येष्टि कार्यक्रम, कार्यक्रम इसको बोलते हैं। अब ये धीरे धीरे मध्य पाषाण काल से ये नव पाषाण काल की ओर हम आते हैं। नव पाषाण काल में आदिमानव को, माने मनुष्य को लगने लगा कि धीरे धीरे उनको खेती का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे नव पाषाण काल में आते आते इनको खेती का अनुभव होने लगा। तो ये इनको धीरे धीरे किसका अनुभव होने लगा, खेती का। अब धीरे धीरे जब इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया तो इन्हें अस्थायी घर की भी जरूरत पड़ गई। क्योंकि पहले क्या था, 2-4 दिन यहाँ पे रुका, यहाँ पे कुछ खाया पिया रहा, जब यहाँ का खाना खत्म हो जाता तो दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन जब आप खेती स्टार्ट कर दिए तो खेत की देखभाल करना, सिंचाई करना, सारे काम करना, उसके लिए हमें अस्थायी घर की आवश्यकता होगी। क्योंकि हम आते जाते तो खेती कर नहीं सकते। तो सबसे पहले अस्थायी घर की व्यवस्था इन्होंने कर दी नव पाषाण काल में। यहाँ पे इन्होंने क्या बना लिया, अस्थायी घर। अब अस्थायी घर बना लिया, खेती कर लिया, अस्थायी घर बना। क्योंकि डेली जब खेत में आते जाते थे उस समय इनके साथ एक जानवर बड़ा फेमस हुआ, वो था कुत्ता। जानवर बड़ा फेमस हुआ, वो था कुत्ता।
जानवर कौन सा? कुत्ता। तो इन्होंने कुत्ते को पालने लगे, यानी अपने साथ कुत्ते को पालने लगे, जो इनके काम में थोड़ी बहुत हेल्प करता था, मतलब इनके साथ आता जाता था। तो वही, तो इन्होंने सबसे पहले जो पालतू जानवर था वो था कुत्ता। पहला पालतू जानवर कौन था इनका? पालतू जानवर कुत्ता, डॉग। कौन था? डॉग, कुत्ता। अब इन्होंने जब फसल उगाए तो फसल को रखने के लिए इनको कुछ चाहिए था भाई, तो इन्होंने मिट्टी का मनका बना दिया। मिट्टी का मनका मतलब जो होती है जिसमें गेहूं या चावल रखा जाता है, धान रखा जाता है, तो वही मनका इन्होंने बनाने लगे। क्या? मनका। अब मनका में गेहूं या धान रखने के बाद भारी हो जाता है, इसे लाने के लिए इनको थोड़ा आसान करना था। तो इसी नौ पाषाण काल में इन्होंने कुछ ऐसा डगरने वाली चीजें बनाई जिसको लोग आराम से डगा के ले जा सकते थे, जो कि पहिया थी। नौ पाषाण काल में इन्होंने किस चीज की खोज कर दी? पहिया की। नौ पाषाण काल में इन्होंने किस चीज की खोज कर दी थी? पहिया की खोज कर दी थी। और ये नौ पाषाण काल से पशुपालन भी करने लगे, यानी गाय भैंस बकरी पालना, ये नौ पाषाण काल से ही शुरू हो गया था। यानी इन्होंने क्या शुरू कर दिया था? पशुपालन। पशुपालन भी इन्होंने शुरू कर दिया था। यहीं से सबसे पहले हमें गेहूं, नौ पाषाण काल से हमें जौ गेहूं के साक्ष्य मिले। सबसे पहले जो हमारा साक्ष्य मिला है वो जौ का मिला है, और दूसरा जो साक्ष्य मिला है वो मिला है गेहूं का। ताम्र पाषाण काल की, इसके बाद यदि हम ताम्र पाषाण काल की बात करें तो ताम्र पाषाण काल में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये तांबा की खोज हुई। ताम्र पाषाण काल में हमारा तांबे की खोज हुई, और इसके बाद धातु औद्योगिकरण में जाने लगा, और उसके बाद हमारा प्रागैतिहासिक आ गया। यदि हम इसमें बात करते हैं नौ पाषाण काल में, तब हम ताम्र पाषाण काल को इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें नौ पाषाण काल में खेती करेंगे तो अस्थायी जल की आवश्यकता होगी, अस्थायी घर की आवश्यकता होगी। अब आ जा रहे हैं तो धीरे धीरे कुत्ता जो था जानवर इनका, ये इनके आगे पीछा जाने लगा, जिससे इन्होंने कुत्ता पालने लगे। अब ये जो फसल उपजा रहे थे, फसल उगा रहे थे, उसको रखने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी, तो इसके लिए इन्होंने मनका बना दिया। मनका को लाने ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार किया और पशुपालन करने लगे। यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा मिला है वो मिला है जौ, और दूसरा मिला है गेहूं। बात करते हैं खेती है कृषि के, इसके साक्ष्य की। खेती है कृषि, खेती के साक्ष्य की। तो सबसे पहले जो हमारे खेती कृषि का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है पाकिस्तान के मेहरगढ़ के। मेहरगढ़ से कहां से मिला है? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से हमें मिला है। पाकिस्तान के मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से हमें सबसे पहला साक्ष्य मिला है। वो भी कहां से? सुलेमान और तिरथर पहाड़ियों के बीच। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान और तिरथर जो पहाड़ियां है, सुलेमान एवं तिरथर पहाड़ियों के मध्य, पहाड़ियों के मध्य हमें सबसे पहला साक्ष्य मिला है। सुलेमान और तिरथर पहाड़ियों के मध्य हमें सबसे पहला साक्ष्य मिला है इन 700 बीसी, इन 7000 बीसी, सॉरी 7000 बीसी, 7000 बीसी पहले, जो कि किसका है? जौ और गेहूं का। किसका है? जौ और गेहूं का। जौ और गेहूं का। अब आप सोच रहे हैं बीसी क्या है, तो हम इसे बताते हैं, ऊपर का इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहला हमें कहा मिला है सच, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में 7000 बीसी में, 7000 बीसी। अब आप कहेंगे बीसी क्या है? यानी बिफोर क्राइस्ट। यदि हम इसे एक टाइमलाइन मान लें, तो टाइमलाइन में यदि हम इसे जीरो मान लें, तो जीरो से लेके 2025, जीरो से लेके 2025 तक हम आ चुके हैं। तो जीरो से लेके 2025 तक आ चुके हैं, और जीरो से पहले, जीरो से जो पहले दिन लिखते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह जो है, ईसा मसीह के जन्म के बाद
ईसा मसीह के जन्म के बाद जीरो का जन्म, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म, इसके पहले जो थे उनको हम बीसी कहते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। और ये हमेशा उल्टा चलता है, ये हमेशा उल्टा चलता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो था, इसे बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं? एडी, एना डोमिनी। क्या बोलते हैं? एना डोमिनी। क्या बोलते हैं? एना डोमिनी। एना डोमिनी, जिसे क्या बोलते हैं? एना डोमिनी, जो कि हमेशा कैसा चलता है? सीधा। कैसा चलता है? सीधा। यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद हम 2025 साल जी चुके हैं, और उसके पहले को बिफोर क्राइस्ट ईसा के फुल तो 7000 बीसी में, यानी यहाँ पे हमें यह मिला है 7000 बीसी। दूसरा साक्ष्य जो मिला है वो मिला है कोल्डिया में, इलाहाबाद के कोल्डिया में। दूसरा साक्ष्य जो मिला है वो मिला है कोल्डिया, जो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद के कोल्डिया में हमारा काम मिला है। इलाहाबाद इलाहाबाद के कोल्डिया में हमारा जो साक्ष्य मिला वो 600 बीसी का, 6000 बीसी का है ना, 6000 बीसी, जो कि चावल का साक्ष्य। इसका चावल का जो साक्ष्य मिला है वो 6000 बीसी। उल्टा का मतलब 7000 फिर 6000, कहने का मतलब ये उल्टा चलता है बस। तो 7000 फिर 6000, यहाँ पे 6000 बढ़ेगा नहीं घटेगा, यानी 7000 पहले पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान और किलथर पहाड़ियों के मध्य जौ एवं गेहूं के साक्ष्य मिले हैं 7000 बीसी में। और फिर 6000 बीसी में कोल्डिया इलाहाबाद में चावल का साक्ष्य मिला है 6000 बीसी में। और इसमें एक नई खोज हुई, यानी लेहुला देव, यूपी के लेहुला देव में, यूपी के लेहुला देव कहाँ पे? यूपी में। यूपी के लेहुला देव में मिला है 9000 बीसी का, 9000 बीसी का, यानी सबसे पुराना 9000 बीसी का क्या मिला है? 9000 बीसी को, यानी यहाँ पे हमें साक्ष्य मिले हैं गेहूं चावल के, यानी जौ गेहूं के साक्ष्य यहाँ पे मिले लेहुला देव यूपी में 9000 बीसी पहले के। यानी यहाँ पे खोज तत्काल में है, नई खोज है अभी, तो ये सबसे पुरानी तिथि है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।